तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.2। इसके पहले जो हमने वीडियोस किए हैं उसमें हमने 1.1 को कंप्लीट किया था, यानी कि जो हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है पॉलिटी का यानी सिविक्स का, उसका ये वीडियो नंबर 3rd है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, यानी कि जो 1.1 टॉपिक है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देख लें, या फिर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th सिविक्स या फिर पॉलिटी के नाम से मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। आप उसे खोलकर देख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर और भी दूसरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम क्लास 6 से लेकर 10 तक का सारे चैप्टर्स का करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स का करने वाले हैं, सभी बुक्स का करने वाले हैं। यानी कि आपका जो सोशल साइंस है और हमारा साइंस है, इन दोनों चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो में और देखते हैं इस 1.2 टॉपिक को। तो देखिए 1.2 टॉपिक में ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। 1.2 टॉपिक में आपको मैप देखना है, और मैप में आपको देखना है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो पूरे विश्व में उसका विस्तार हुआ है, किस तरह से दूसरे देशों में डेमोक्रेसी फैली हुई है। तो यहाँ पर लिखा गया कि 20th सेंचुरी में वैसे कहानियाँ भरे पड़े हैं, जैसे कि हमने ऊपर 1.1 टॉपिक में पढ़ा, चिली का स्टोरी पढ़ा, पोलैंड का स्टोरी पढ़ा, वैसे ही पूरी तरह से कहानियाँ भरे पड़े हैं 20th सेंचुरी में, यानी कि जो हमारा 1900s है उससे लेकर 2000 ईयर। तो इसके बीच में बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुके थे। और हमने जो 20th सेंचुरी है यानी कि 1900 से 2000, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर ट्रांजिशन डेमोक्रेसी में हुआ है बहुत सारे देशों का, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम से लेकर डेमोक्रेसी में। और बहुत सारे डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे सैनिक विद्रोह हुए, मिलिट्री कुप्स हुए हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी को वापस पाने के लिए। तो देखिए आप जो ऊपर आपने जो स्टोरी पढ़ा, और क्या यहाँ कोई ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है स्टोरी में जो कि आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, या फिर डेमोक्रेसी को जो विरोध हुआ है या फिर उसको लेकर परेशानियाँ हुई हैं, वैसा कोई रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है? अगर आप रिकॉर्ड में आपको पैटर्न देखने को मिलता है इन स्टोरीज़ में, तो यहाँ पर ये केवल ऊपर की 1.1 में स्टोरीज़ की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर पूरे इन 100 सालों में जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उन सभी की बात कर रहा है। तो आपको बोल रहा है कि आप जितना एनालिसिस कर सकते हैं उतना एनालिसिस कीजिए। तो देखिए, अगर आप बेसिक फीचर्स जो हमने 1.1 के लास्ट में बात की थी, यानी पिछले वीडियो में बात की थी, उन फीचर्स को अगर हम नोट करें और अगर हम आइडेंटिफाई करना शुरू करें डेमोक्रेसीज़ को जो कि पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्ल्ड में मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको 3 मैप्स दिखाए गए हैं। आपको उन तीनों मैप्स को देखना है और आपको फाइंड करना है कि कोई पैटर्न था डेमोक्रेसी के विस्तार का या फिर डेमोक्रेसी के फेमस होने का 20th सेंचुरी में। देखिए, पहला मैप आपको दिखाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो थे 1950 में, और जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था उसके कुछ सालों बाद। और ये मैप आपको ये भी दिखाता है कि 1900 ईस्वी में कौन कौन से कंट्रीज़ जो थे डेमोक्रेटिक थे। दूसरा मैप आपको दिखाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ 1975 में जहाँ पर डेमोक्रेसी लागू हो चुकी थी, और 1975 वो समय था जिस समय ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ थे वो इंडिपेंडेंस पा चुके थे और खुद का एक नया इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे कि ईयर 2000 ईस्वी में कौन कौन से कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक थे, यानी कि जो 21st सेंचुरी का बिगनिंग था उस समय में। अगर जैसे जैसे हम इन मैप्स को देखेंगे, आपको वैसे वैसे खुद से सवाल पूछना चाहिए कि डेमोक्रेसी किस तरह से डेमोक्रेसी 20th सेंचुरी में फैली है, किस तरह से उसका विस्तार हुआ है, उसका पैटर्न क्या है एक्सपेंशन का, और एक्सपेंशन कब हुआ है और किस किस रीजन में हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले अपने मैप से। और यहाँ पर देखिए, पहला मैप आपको दिखाया गया है। पहला मैप में आपको दिया गया है कि 1900 जो हमारा ईस्वी था और 1950, इनमें जो कंट्रीज़ थे डेमोक्रेटिक उनको दिखाया गया। रेड कलर में आपको 1900 वाले हैं और ऑरेंज कलर में आपको
1950 में है, जो कि 1900 में डेमोक्रेटिक नहीं थे। तो उस समय आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ थे जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जैसे यूएसए में बहुत पहले आ चुका था डेमोक्रेसी, और इधर जो कंट्रीज़ है इनमें डेमोक्रेसी आ चुका था। और 1950 की बात करें तो आप जानते हैं कि इंडिया में 1950 से कुछ सालों पहले ही यानी 1947 में इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नमेंट की सिस्टम है रिपब्लिक सिस्टम, वो 1950 में लागू हुई थी। उसी तरह से पाकिस्तान है या फिर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें 1950 के समय डेमोक्रेसी आ चुकी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा मैप देखते हैं। दूसरा मैप में आपको दिखाया गया कि 1975 में जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो चुके थे। तो 1950 वाले देखा हमने, यूएसए था, इधर सारे कंट्रीज जो थे वही रहे और भी कोई दूसरा कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। लेकिन आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट में कि 1973 में जो चिली थी वहाँ पर डेमोक्रेसी को छीन लिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो चिली का मैप आपको वाइट कर दिया गया है, क्योंकि उस समय में 1975 में वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी। इसके अलावा पूरे अफ्रीका को देखें तो वहाँ पर सिर्फ एक कंट्री थी जहाँ पर डेमोक्रेसी थी। और फिर आप यूरोप में देखेंगे तो कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ थे, और एशिया में आपको इंडिया, पाकिस्तान और भी कुछ कंट्रीज़ थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। और 2000 ईस्वी की अगर हम बात करें, यानी सन 2000 में बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे थे। इधर आप यूएसए में अमेरिका रीजन में देखेंगे तो लगभग सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। शायद यहाँ पर ये देखिए वाइट आपको देखने को मिल रहा है, ये क्यूबा है, क्यूबा देश है ये। क्यूबा कम्युनिस्ट देश है, वहाँ पर डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चलती है। इसके अलावा आप जाएँ, रसिया भी हो चुका है, जो कि पहले यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में टूट गया और उसके बाद ये रसिया बन गया और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है। इसके अलावा चाइना है, चाइना कम्युनिस्ट है, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो अभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैप्स तो हमने देख लिए। अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप खुद से भी मैप को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको सोशल नॉलेज के रूप में भी इसको जानना चाहिए। और यहाँ देखिए, अगर आपसे अब कहा जा रहा है कि आप अगर मेन पॉइंट्स को समराइज़ करेंगे जो कि आपको इन टेक्स्ट को मैप्स को पढ़ने से आपके सामने आई है, तो आप मैप्स को आप ध्यान देंगे तो आप इन पॉइंट्स में लिखे गए बातों को समझ सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन चारों पॉइंट्स को। तो पहला देखिए, पहला बात कहा गया कि डेमोक्रेसी हैज़ एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे थे पूरे 20th सेंचुरी में। और इसके बाद कहा गया डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात सही है। उसका रीज़न इसके बाद भी आगे लगा हुआ कुछ है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड इन अदर रीजन्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए जैसा कि हमने 1900 वाला मैप देखा, तो उसमें कुछ कंट्रीज थे जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, जैसे यूएसए था और आपको लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ थे और आपको यूरोप में कुछ 2-4 कंट्रीज़ थे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे 1950 में आकर एशिया में कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करने लगे। फिर 1975 में बहुत सारे कंट्रीज़ फॉलो करने लगे और 2000 में बहुत ही ज़्यादा संख्या में कंट्रीज़ जो थे वो डेमोक्रेसी को फॉलो करने लगे। तो ऐसा नहीं था कि वो एक साथ सभी देशों में फैला था डेमोक्रेसी शुरुआत हुआ था कुछ स्पेसिफिक रीजन से। जैसा कि अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे आपने, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में डेमोक्रेसी सिस्टम की बात आई थी और वहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को लागू करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जिस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो करते हैं बिल्कुल वैसा उस समय नहीं आया था, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, उसमें सुधार हुआ और भी बहुत चीज़ हुए, तब आज जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम देखते हैं वो आया है हमारे सामने। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहा गया, वाइल अ मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज आर स्टिल डेमोक्रेटिक टुडे, देयर आर स्टिल लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो ये बात सही है कि देखिए आप देखेंगे जो वाइट कलर्स में कंट्रीज थे, जिन कंट्रीज को वाइट कलर में दिखाया गया था मैप में, वो आज भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते, यानी कि 2000 ईस्वी तक। अब उसके बाद कुछ कंट्रीज डेमोक्रेटिक शायद हो गए हैं तो उनको उस मैप में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस मैप पर ध्यान दें और पता लगाएं कि कौन कौन से रीज़न है जो कि मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ को अपने में शामिल करते हैं, मतलब किन रीजन्स में ये कंट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी है, खुद देखनी है।
मैं जितना बता सकता था या फिर आपको समझा सकता था मैंने समझा दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं 1.3 हमारा टॉपिक। 1.3 टॉपिक है हमारा फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का विस्तार किस तरह से हुआ, इसको हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं 1.3 टॉपिक में। तो सबसे पहले आई हम देखते हैं द बिगनिंग, यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत को कैसे हुई। तो देखिए, दिस मैप डू नॉट टेल यू मच अबाउट व्हाट हैपेंड बिफोर द 20th सेंचुरी। ये बात सही है कि देखिए, जब आप ये मैप देखते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि आप 1900 के पहले आखिर हुआ क्या था। डेमोक्रेसी के हिसाब से आखिर हुआ क्या था, किस तरह से यूएसए में डेमोक्रेसी आई या फिर दूसरे कंट्रीज जो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे थे 1900 में, वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे आई। द स्टोरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगन एटलीस्ट 2 centuries अगो, यानी करीब 200 साल पहले आज की जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं या फिर देखते हैं, उसकी कहानी की शुरुआत हुई। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का तो पढ़ा होगा चैप्टर हिस्ट्री बुक में। हिस्ट्री बुक उसको भी हमने डिस्कस किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमने कवर किया है, उसका प्लेलिस्ट हमने बना कर रखा हुआ है, जो कि हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ से हमारे जो डेमोक्रेसी है इस सिस्टम की बात आई थी। तो देखिए, ये जो पॉपुलर अपराइजिंग था ये बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन है। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसने डेमोक्रेसी की बात तो की, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही सिक्योर और स्टेबल डेमोक्रेसी फ्रांस में नहीं ला पाई थी। वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक डेमोक्रेसी चल नहीं पाई थी, क्योंकि जो हमारा 1804 था, 1804 में नेपोलियन उसने डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंका था और ख़ुद को इम्परर घोषित उसने कर दिया था। और इसके बाद पूरे 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी फ्रांस में जो था उसको बार बार उखाड़ा गया, बार बार वापस आया, बार बार उसे हटाया गया, बार बार वापस आया डेमोक्रेसी। इस तरह से सिस्टम चलते रहा। लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसने बहुत सारे स्ट्रगल को इंस्पायर किया पूरे यूरोप में, जहाँ पर जिससे इंस्पायर होकर लोगों ने डेमोक्रेसी का डिमांड उठाया, डेमोक्रेसी की मांग की और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे फैलने लगी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की ओर ब्रिटेन में लोग जो है डेमोक्रेसी की ओर फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी पहले बढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो पूरे 18th सेंचुरी में और पूरे 19th सेंचुरी में बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हुए जिसने जो मोनार्की थी, यानी राजा का जो सिस्टम था, किंग वाला सिस्टम, उसके पावर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया था। और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, यानी कि जो हम क्या कर सकते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जैसे दूसरे जो पावरफुल लोग थे उनके पावर को भी कम किया था। तो देखिए, राइट टू वोट ग्रांट कर दिया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धीरे धीरे प्रदान किया। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को एक साथ प्रदान कर दिया गया था। पहले कुछ लोगों को राइट टू वोट मिला, फिर कुछ लोगों को, फिर कुछ लोगों को, इस तरह से वो धीरे धीरे फैला। तो अगर हम ब्रिटेन में बात करें तो जिस समय फ्रांस रिवॉल्यूशन हो रहा था, बिल्कुल उसी समय में ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में उस खुद को डिक्लेयर उन्होंने घोषित कर दिया 1776 में, जिसमें कि हम अगर बात करें तो शायद यूएसए भी उसी समय में खुद को उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। उसके कुछ सालों बाद इन कॉलोनीज़ को मिलाकर एक देश बना जो कि था हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए ब्रिटेन के कब्ज़ा में था 1776 तक। जब उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया तो बहुत सारे रीजन को मिलाकर एक कंट्री बनी जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने, यानी यूएसए ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया 1787 में, जिसे कि बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे जो राइट टू वोट था, वोट देने का अधिकार, ये बहुत ही कम लोगों को प्रदान किया गया था। ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को एक साथ प्रदान कर दिया गया था। और 19th सेंचुरी की बात अगर हम करें तो स्ट्रगल 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी के लिए बहुत सेंट्रलाइज होता था। ऐसा नहीं था कि सभी लोग आते थे, सभी तरह की बातें करते थे। ये इन लोगों की ज़्यादातर मांग होती थी पॉलिटिकल इक्वालिटी की, फ्रीडम की और जस्टिस की। इससे ज़्यादा कुछ की मांग ये लोग नहीं करते थे। एक जो बड़ा डिमांड आता था वो था राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन टू वोट, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देने की बात ये लोग करते थे। तो बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे थे, लेकिन वो इनिशियली सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था उन्होंने। कुछ जो कंट्रीज़ थे जहाँ पर
जो प्रॉपर्टी के मालिक थे, जैसे अगर आप घर ओन करते हैं या फिर किसी तरह का प्रॉपर्टी आप रखते हैं, तभी आपको वोट देने का अधिकार होगा। इस तरह की बात वहाँ पर पहले से लागू थी। और इसके अलावा वोमेंस जो थी, महिलाएं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1965 तक, यानी इंडिया के आज़ाद होने के बाद तक, पूरे देश में जो ब्लैक्स थे यानी काले लोग जो थे, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1965 में जाकर उन्हें ये अधिकार मिला, तब वो लोग वोट देने लगे, वोट देने का अधिकार उन्हें मिला था। तो ये जो स्ट्रगल्स थे डेमोक्रेसी के लिए, ये जनरली मांग करते थे कि सभी जो एडल्ट्स हैं, मेन या फिर वोमेन या फिर रिच, पुअर, वाइट, ब्लैक, किसी भी तरह का भेदभाव ना करते हुए सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार मिले, यानी सभी जो एक लिमिट एज के ऊपर लोग हैं उन लोगों को वोट देने का अधिकार मिले। इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल सफरेज। तो ये आप टर्म याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स आपको बता रहा है कि कब यूनिवर्सल सफरेज दूसरे देशों में लागू किया गया था, यानी प्रोवाइड किया गया था। तो अगर आप बॉक्स यहाँ पर देखेंगे तो न्यूजीलैंड में 1893 में ये लागू किया गया था, 1917 रसिया, 1918 जर्मनी, इस तरह से पूरा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। यूएसए आपको यहाँ देखने को मिलता है 1965 में, क्योंकि उसके पहले जो ब्लैक लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसके पहले आपको 1950 में रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था, या मेरा मतलब है आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वोट देने का अधिकार के साथ, वो 1950 में लागू हुआ था। तो ये आप क्लियर कर लें। इंडिया 1950 में रिपब्लिक बना था। तो इसको आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि 1900 में, यानी 1900 से पहले न्यूजीलैंड एकमात्र पूरे विश्व का कंट्री था जहां पर सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार था, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कुछ अमीर हो, गरीब हो, सब चीज़, सभी लोगों का अधिकार था 1900 से पहले सिर्फ न्यूजीलैंड में। लेकिन अगर आप मैप की ओर जाएं तो बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेसीज, उनको टिक लगाया गया था कि देखिए ये डेमोक्रेसीज है, ये डेमोक्रेसीज है। हमने देखा कि यूएसए जो था उसको डेमोक्रेसीज मैप में दिखाया गया कि वो डेमोक्रेसी है, लेकिन 1900 में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि उस समय डेमोक्रेसी की बात तो की जा रही है, लेकिन जो सरकारें वहाँ पर बनती थी वो सरकारें कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल द्वारा चुनी जाती थी, यानी कुछ मात्र लोगों द्वारा चुनी जाती थी। ऐसा नहीं था कि सभी आदमी मिलजुल कर सरकार चुनते थे, वैसा नहीं था। लेकिन ये जो लोग होते थे ये मोस्टली मेन होते थे। इन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दिया गया था कुछ मेजर्स में। तो अर्ली जो डेमोक्रेसीज आई थी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में, जो शुरुआती में डेमोक्रेसीज इस्टेब्लिश हुई थी वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद पूरे विश्व में इसका विस्तार हुआ था। देखिए इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो लिंक नाम से, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं। आप कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर दूसरे क्लास के कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके लिए, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर हमने क्लास वाइज, चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।